इस पाठक जी, बहुत सारे मंच थे और सामने अपने साथी बुद्धिजीवी, बड़े डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटीज़ और प्यारे बच्चों, जब भी एक मौका मिलता है ना, कॉल कितों भी आ जाए कि भाई पिंगलवाड़ा ने तुहानू याद किया है, तो सातों तो रहा नहीं जाता। जो बीबी जी कह रहे थे कि भाई पिंगलवाड़ा की कंट्रीब्यूशन थोड़ा दसना चाहते थे, कोशिश करांगा बिच बिच मैं हिंदी इंग्लिश बोलूँ, but I'm sure you will agree that because the audience will not understand English very clearly, so let me balance it out. Okay, जब मैं छोटा बच्चा था तो कपूरथला में पढ़ा करता था सैनिक स्कूल में, और मुझे याद है जब मैं छुट्टियों में आना जाना जब होता था तो बस में एक ना कुछ बुजुर्ग लोग होते थे जो एक काला बक्सा लेके उस पर पिंगलवाड़ा लिखा होता था और वो दान इकट्ठा कर रहे होते थे। तो एज ए यंगस्टर मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये क्या है, ये पिंगलवाड़ा क्या है, ये बक्सा जिसमें ये लोग करते हैं, पैसा लोग डालते हैं। तो मैंने कईयों से पूछने का प्रयास भी किया कि भाई क्या, तो बताया गया, लेकिन उस समय जिस एज में मैं था उसमें मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। पर मुझे याद है कि उसमें बहुत साल बाद जब मैं पिंगलवाड़ा आया और बीबी जी ने जब मुझे ये कह के वेलकम किया कि हम आपको अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, तो मेरे लिए इतना बड़ा मान था कि वो स्टेज जब मैं सोचा करता था कि ये पिंगलवाड़ा क्या है, ये जिसको काला बक्सा लेके वो चला करते थे। सो आई थिंक दैट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट ट्रांजिशन is something that you can never forget, and there cannot be a bigger honor than that for any individual. और ये हमें सबको जानना है कि पिंगलवाड़ा के साथ एसोसिएट करने में ही हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और प्राइड फील होता है। आई थिंक इज समथिंग दैट ड्रॉज अस। जब भी मौका मिलता है मैं तो भागा आता हूँ कि भाई मुझे मौका मिला है तो मैं जाके दर्शन करके आऊँ। लेकिन ये सारा इसलिए भी है क्योंकि मैंने देखा शुरू से मुझे राजवीर जी दिखाई नहीं दे रहे। राजवीर जी हैं, तो राजवीर जी और बेबी जी का जो स्नेह था, इतना हमें बिल्डअप किया इन सब ने मिलके। मैं इसलिए बोला राजवीर जी का कि इनका एक योगदान है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो आता तो मिलके ही है, टीम वर्क है आप सबका यहाँ पर, कि भाई जो इन्होंने ऑर्गेनिक में जो काया पलट की है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मिस्टर राजवीर सिंह हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पार्ट हियर, एंड दे हैव ए नेम इन द कंट्री टुडे। दे हैव बिल्ट अप दैट काइंड ऑफ ए लेवल और अंडरस्टैंडिंग and a kind of a cropping pattern and systems so that people are looking forward to what Pingalwada is doing in organic farming. So that is a major contribution. I think that's why I thought कि मेरे को दिखाई नहीं दिया राजवीर जी। But sir, the point is I think very important that Pingalwada is a place जो पिछले साल जब इन्होंने मेरी एक कलेक्शन छोटी सी एसेस की छापी है, तो जब मैं यहाँ पर आया था उसको रिसीव करने के लिए भी, और आज मेरे को बड़ा सौभाग्य है कि मैं अभिजीत पाठक जी की कलेक्शन जो आज हम रिलीज़ करेंगे उसके भी मुझे मौका मिला है कि वहाँ पर भी मैं अपना एक कहते हैं ना हाजिरी लगाऊं और आप सबसे बात करूं और समझूं। लेकिन बड़ा अच्छा फील हुआ क्योंकि ये मुझे कई बार पूछा करते थे बीबी जी कि आप अभिजीत जी को पढ़ते हो, तो मैं इनको बोला करता था हाँ मैं पढ़ता हूँ। बट आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि इनकी एक हर बार आपको बहुत पढ़ते थे अभिजीत जी। यू परहैप्स यू डोंट नो हाउ मच शी हैज़ बीन रीडिंग यू एंड रीडिंग यू सो केयरफुली दैट whenever we would meet she would discuss parts of it कि this is what he had said, did you read that article, point it out to me, and so on and so forth. So that tells you that she found merit in what you were saying, and therefore this collection of essays is before us now and we look forward to that. ये भी इनकी एक सेवा है सर। आपको याद होगा, जब मुझे याद है जब इन्होंने मेरे को छोटी सी वो एसेस की बुक रिलीज़ की, वो एक सेवा थी, वो समाज में बहुत जगह पर वो गई है। आई थिंक दैट इज़ देयर कंट्रीब्यूशन टू व्हाट ऑल वी आर डूइंग. And I think today in that series, I must say that, I can share, and you will perhaps join me in saying that that's a very, very big honor to be part of that seva जो पिंगलवाड़ा ने आज करनी है और पहले भी इन्होंने की है, लगातार ये करते आए हैं. Anyway, now let's come to the other issues जो आपसे पहले कहा गया कि भाई आज देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट है, और जिस संकट से हम सब वाकिफ़ भी हैं और सब हम समझना भी चाहते हैं, जानते भी हैं, प्रयास भी करना चाहते हैं कि भाई क्या कारण है
कि किसान इतनी मेहनत करता है, he works so hard. Farmer puts all his labor, all his family labor, all his efforts to grow a crop. He does it very efficiently, produces a bumper crop, and when he takes that crop to the market, the prices crash and he has to throw it on the streets. The people have not realized. Often when I go into meetings, they say, "ये तो होता ही है, ये किसान के साथ तो होता ही है." So there is nothing new in this. But I always tell them, the man has put in 3 months of his effort to grow tomatoes, for instance. But when he throws his tomatoes on the streets, do you see the impact that he had suffered on his livelihood, or the impact that it has had on his livelihood? And how does he survive? This is not something that happens only once in his lifetime. It is happening periodically nowadays. So how does he survive? Why is it that a farmer is dying, not only in India, but also in America, European Union, Canada, or anywhere in the world? Farmers are dying. They are dying because of an economic design. It has been done deliberately to see that the farmers, or let's say the agriculture sector, is sacrificed for the sake of the industry. That's the kind of economic design the world has built around us. And most of us who also are part of economic studies, or even sociology for that matter, perhaps are also drawn by that same parameters or the same design, and we think that, no, the farmer has to stay at that particular level. अभी कल परसों आपने देखा है कि देश में एक डिबेट शुरू हो गई है. डिबेट ये शुरू हुई है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वेल्थ एंड रिसोर्सेज होनी चाहिए. And in one of my television shows, I did say that very clearly, कि yes, the time has come now. This is an idea जिसका time आ गया है. आपको मंजूर ना हो आज, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि सोसाइटी समझ गई है कि जो इनइक्वालिटी जिसकी बीवी जी बात कर रहे थे, वो इनइक्वालिटी इज बिकॉज ऑफ द डेलिबरेट जो हम लोगों ने रिसोर्सेज की एकमुलेशन की है, एक सेक्शन को दिया है और बाकी से इग्नोर किया. आज हमारे देश का किसान इसलिए मर रहा है क्योंकि आपके हक का जो रिसोर्स था, या आपके हक के जो आपका अधिकार जो थे, वो आपसे लेकर कुछ चंद लोगों को दिए गए हैं. क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं वो उसके 2 आपके सामने एक चित्रण रखना चाहता हूँ. आज हमारे देश का जो बजट है, साल का जो बजट होता है, वो तकरीबन 48 लाख करोड़ रुपए का है. द बजट, एनुअल बजट इज अबाउट 48 लाख करोड़ रुपीस टुडे इन दिस कंट्री. आउट ऑफ द 48 लाख करोड़, 50% पॉपुलेशन इज इन एग्रीकल्चर, which means out of the 140 crore people in this country, 70 crore people are involved with agriculture. 70 करोड़ लोग खेती के साथ जुड़े हैं. ये तो ऑफिशियल डाटा कहता है कि 50% लोग जब जुड़े हैं. इन 50% लोगों को they get only 3% of the budget. Look at it. They only get 3% of the budget. Rest of the budget goes for the other sector, and which of course is basically, if you put it all together, it is in the basket of the corporate. So, when you just give 3% of the budget for 70 crore people, तो आप अचंबा या कोई आपको चमत्कार नहीं हो सकता. कैसे चमत्कार होगा जब आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है? और ये एक साल से नहीं हुआ, ये होता आया है हमारे देश में. लेकिन हमारी जो ज़्यादा पॉलिसी मेकर्स हैं या पब्लिक पॉलिसी के ऊपर जो लोग ध्यान देते हैं, वो उस डिज़ाइन को कभी शायद मुझे लगता है कि समझ नहीं पाए कि क्या कारण है कि एग्रीकल्चर को जानबूझकर हमने गरीब रखा है. We have deliberately kept agriculture impoverished. That's something which I have been saying repeatedly, and we need to understand. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा. कल परसों मुझे पूछा गया, अगर आप ये कहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए रिसोर्सेज की, तो what do you think the government should do at this stage? I said very simple. Out of this 48 lakh crore that the government provides the annual budget, please give 50% of the budget for agriculture. 24 लाख करोड़ रुपया आपको खेती को देना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा ये रिसोर्सेज जो हैं वो एग्रीकल्चर को चली जाएंगी. मैंने कहा कहाँ लिखा है, कौन से गुरुओं ने कहा है, या कौन से रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर को हमने इधर 2 या 3% रिसोर्सेज ही दे रहे हैं. आप जब सोसाइटी की बात करते हैं तो आपको ये चाहिए कि बराबर का हिस्सा सबको मिलना चाहिए. वही एक बेस है, एक फाउंडेशन है जो इनइक्वालिटी आज दुनिया भर में जो बिल्डअप हुई है, ऑब्नॉक्शियस इनइक्वालिटी जो आज एग्जिस्ट करती है, वो इसलिए है. तो मुझे पूछा गया अगला सवाल कि सब किसी और देश में ऐसा हुआ है कि 50% बजट एग्रीकल्चर को मिला?
मैंने कहा ये हमारी एक प्रवृत्ति हमारे में डाली गई है, एक सोच डाली गई है। हमारे देश में तो कुछ है ही नहीं है। जो भी हमें सोल्यूशन चाहिए वो बाहर होता है, उसी को हम कट एंड पेस्ट करते हैं। हमें हर बार पूछा जाता है कि किसान अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है कि उसका कानूनी अधिकार दिया जाए, तो दुनिया की कौन सी कंट्री में ये हो रहा है ताकि हम वहां से सीख सकें। मैंने कहा आपको दुनिया के पास क्यों जाने की जरूरत पड़ती है, जब आपको पता है कि आपके पास वो जवाब है, वो एड्रेस करने का सोल्यूशन है, तो आप क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डू हैव टू लुक एट अदर्स? क्या दुनिया बाकी हमें नहीं देख के समझ सकती कुछ कि हमने क्या किया है उसको आगे फॉलो करें? अब आप पूछेंगे कि ये जो मैंने आपसे कहा कि 24 लाख करोड़ रुपए का जो मैंने कहा आवंटन होना चाहिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1996 में वाजपेयी साहब की सरकार बनी थी। मिस्टर वाजपेयी फॉर्म फर्स्ट टाइम हिज गवर्नमेंट इन 1996। दे हैड ए स्मॉल एक्सरसाइज, 2-3 दिन के बाद एक एक्सरसाइज हुई, उसमें 5-6 इकोनॉमिस्ट को बुलाया गया और उनके सामने सवाल ये था कि अब नई सरकार जो आई है एनडीए की गवर्नमेंट, क्या पॉलिसीज लेके आए कि इनको 5 साल के बाद वोटर्स का इंडिफरेंस ना सहना पड़े, यानी उनको आराम से अगली बार भी सरकार बन जाए। ये सवाल था। तो हमारे जो मेरे बाकी साथ में जो इकोनॉमिस्ट थे, उनका अक्सर जो आप जानते ही हैं सारा कि साहब फिस्कल डेफिसिट कम करो, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करो, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ, ये सब आर्ग्यूमेंट थे। तो मेरे से सवाल पूछा गया कि आपने अभी तक कुछ बोले। मैंने कहा सर इतने अच्छे विचार तो आ गए हैं, अब उसमें मैं क्या और ऐड करूं? तो मुझे बोला गया कि नहीं, हमने आपको इनको सुनने के लिए नहीं बुलाया, हमने आपको सुनना था कि आप क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा जी मेरी इकोनॉमिक्स की समझ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते हो कि आपकी सरकार हर 5 साल बाद ना बदले और आप ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव आपके सामने ये है कि आज हमारी जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर में, 1996 में इट वाज 60% पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व विद एग्रीकल्चर। आज 50% है, उस समय 60% थी। मैंने कहा जी 60% बजट शुड गो फॉर एग्रीकल्चर। इस पर रिएक्शन हुआ। हमारे इकोनॉमिस्ट साथियों ने कहा कि नहीं ये तो इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, ये एक सारा जो असंतुलन हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एग्रीकल्चर देश की इकोनॉमी के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने कहा जी ऑन द कॉन्ट्रेरी, मेरा मानना ये है कि जब हम 60% जनसंख्या के पास जो उसका हक बनता है जब हम उसको देंगे, तो दैट इज समथिंग विच विल लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट ओनली ऑफ दैट कम्युनिटी बट ऑफ द कंट्री। तो ये आपको समझना है। अच्छी बात यह हुई कि मुरली मनोहर जोशी साहब जो उसको चेयर कर रहे थे कमेटी को, उन्होंने ये नहीं कहा एंड में कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने उसमें सुना वो प्राइम मिनिस्टर के पास लेके गए। तो अगले दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉल आया कि साहब आपने ये कहा था कि 60% बजट जो है वो 60% पॉपुलेशन यानी खेती में जाना चाहिए, थोड़ा सा समझाएंगे। मैं तो हैरान था। तो जो मैंने कहना था, जो आपके सामने कहा, मैंने उनके सामने भी कहा। और आपको हैरानगी होगी कि वाजपेयी सरकार ने एक अनाउंसमेंट की थी, उस समय यशवंत सिन्हा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम 60% बजट एग्रीकल्चर को देंगे। और उसमें बहुत चर्चा हुई इसमें अखबारों में तो खैर दुख प्रकट था ही इस बात का कि 60% बजट 60% पॉपुलेशन के लिए जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो जो आपने बात कही, मैं जानता था कि इसको सारा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर सो व्हाट, आपको ठीक लगता है आप वो बात कहिए, ना कि आपको अपनी सोच जो है दूसरों के सोच के हिसाब से मिलानी पड़े, वो फेलियर है आपका। मुझे लगा कि मैंने जो बात कही थी वो हमारे देश के हित में थी और सरकार ने उसको अनाउंस किया कि हम 60% बजट 60% जनसंख्या को देंगे। लेकिन दुर्भाग्य देश का ये था कि वो सरकार 13 दिन बाद गिर गई। और मेरा मानना है कि अगर हमने वाजपेयी साहब ने 1996 में वो सरकार अगर लंबी चली होती, अपना पूरे कार्यकाल उसने किया होता और ये 60% का हम ये लेके चले होते टारगेट जो है हमें एग्रीकल्चर को देना है, पूरा ना सही कम से कम अगर 20% भी दे देते हैं एग्रीकल्चर को हर साल, तो आज देश की इकोनॉमी का हाल जो है, जो हम इनइक्वालिटी देख रहे हैं या जो किसानों का हम इतना दुर्भाग्य देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो आत्महत्या कर रहे हैं या वो डिस्ट्रेस में हैं, उससे आज देश बाहर निकल चुका होता। और मेरा कहना है कि सबका साथ सबका विकास का रास्ता वो था जो वाजपेयी सरकार ने कहा था कि हम करेंगे। ये दुर्भाग्य था कि वो 13 दिन के बाद सरकार गिर गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो 1996 में हुआ वो 2024 में नहीं हो सकता। सो लेट अस ट्राई टू बिल्ड अप। हम सबको भी ये मांग करनी चाहिए। आप ये ना सोचो कि आपके लिए कोई इकोनॉमिस्ट लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा।
आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो आप जहाँ भी हैं, जिस भी लेवल पे हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, आज तो आपके हाथ में सोशल मीडिया। जब हमारा टाइम था तो सोशल मीडिया नहीं था, हमें बड़ी बड़ी अखबारों पे, टेलीविजन पे डिपेंड करना पड़ता था। आज तो मीडिया आपकी जेब में है, आप निकालते हैं, आप वो फालतू के आप गाने सुनते हैं या आप वीडियो देखते हैं। अगर उसमें आप काम की बात शेयर करते हैं तब भी मैसेज बहुत दूर जाता है। अगर ये काम की बात आप शेयर करते हैं तो एक माहौल बनता है, एक नैरेटिव बनता है। जब वो नैरेटिव बनता है तो दुनिया और देश की जो पॉलिसीज हैं वो उस डेवलपमेंट या डोमिनेंट नैरेटिव को देखकर चलती हैं। तो उसमें हम सबका रोल है। और मुझे लगता है कि कभी आप ये मत सोचिए कि मैं तो अकेला हूं या अकेली हूं, मेरे कहने से क्या होगा। मैंने अगर ये सोचा होता उस समय, जब मैंने उस समय कहा था कि 60% बजट जो है वो 60% खेती की पॉपुलेशन पे जाना चाहिए था, मगर मैं घबराया होता कि मेरे साथ जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो ये बात कभी शायद वाजपेयी की सरकार जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। मेरा सबमिशन आपके सामने यही है कि आप घबराएं नहीं। आपको जो लगता है कि भाई इसमें आप समझ के, आपकी समझ के अनुसार कि ये एक रास्ता है जो हमारे देश के लिए, वो कृपया करके उस बात को आप बिल्डअप करिए जैसे भी आपके पास से हो सकता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा। जब मैंने पहली बार 15 साल पहले, तकरीबन 15 साल पहले, मैंने जब पहली बार कहा कि किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट चाहिए, यानी किसानों को सीधा सीधा सरकार पैसा दे, तो बहुत से लोगों ने मेरे खिलाफ, जैसे ट्रोल कहते हैं ना, या उसको अपोज किया कि इस आदमी को इकोनॉमिक्स नहीं आती है, मार्केट इकोनॉमी में आप कैसे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं सरकार से किसानों की तरफ, और ये सब बातें हुई। कुछ ने तो मेरे ऊपर आर्टिकल भी लिखे कि ये आदमी जो है ये देश का वाकई नुकसान कर जाएगा, ये सब कुछ कहा गया। ठीक है, उनका वो काम था या उनकी सोच थी, पर मैं लगा रहा इस बात से कि किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट चाहिए। और मैंने ये भी इस्टेब्लिश किया कि सारे का सारा कॉर्पोरेट जगत जो है वो सपोर्ट पे, इकोनॉमिक सपोर्ट पे खड़ा है सरकार की। इट थ्राइव्स ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज। उसको सब्सिडी नहीं कहते, वहां पर कहते हैं इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। ये बड़ी अच्छी बात है, हमारी भाषा भी समझिए आप लोग, बच्चों को समझने की ज़्यादा जरूरत है। जब आप और मैं किसी बैंक से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं और डिफॉल्ट करते हैं, पैसा नहीं पे कर पाते हैं, तो आपको कहा जाता है डिफॉल्टर। तो आपको सबको पता चलता है कि डिफॉल्टर क्या होता है। लेकिन जब कॉर्पोरेट पैसा लेता है और वापस नहीं करता है तो उसको डिफॉल्टर नहीं कहते, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते। मैंने एक रिक्शे वाले से पूछा, रिक्शा वाला चला रहा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपको आता है, समझ आता है? कहता जी क्यों अंग्रेजी बोल रहे हो? मैंने कहा मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। तो उसने कहा बाबू जी तुम ही समझा दो मुझे। खैर एनीवे, मेरा मतलब कहने का कि आम आदमी कंफ्यूज, उसको जैसे मैंने बोला कि डिफॉल्टर पता है, हाँ जी वो तो हम जानते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, जब नहीं देते हैं तो डिफॉल्टर होते हैं। मतलब कहने का कि देखिए वोकैबुलरी कैसे बदली कि अगर गरीब आदमी ने बैंक का पैसा नहीं दिया तब तो वो डिफॉल्टर है, लेकिन जब अमीर आदमी ने नहीं दिया तो उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट नाम रख दिया। ना आपको समझ आता है ना हमें समझ आता है, ना आम जनता को समझ आता है कि ये लूट कैसे हो गई नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। और पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया बैंक जो है कॉर्पोरेट का माफ कर चुके हैं। तो ये समझना हमें है कि किस तरीके से भाषा का खेल होता है। भाषा का खेल यही होता है, जब गरीब आदमी को पैसा देना होता है या सपोर्ट देनी होती है या 5 किलो राशन भी दिया फ्री, तो लोग कहते हैं, आजकल टीवी पे डिस्कशन हो रहे हैं कि साहब ये नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? कि जो पैसा इसमें खर्च हो रहा है वो भी बचना चाहिए, वो भी हम कॉर्पोरेट के हवाले करें, ये सोच है उनकी। लेकिन एनीवे उसमें भी देखिए, जब वो सब्सिडी शब्द है इस्तेमाल हम करते हैं तो सब्सिडी हमें अपने आप हमारे जैसे डेमोनाइज्ड वर्ड को हमने कर दिया है, तो हमें लगता है कि सब्सिडी का मतलब ये है कि ये नाली में चला गया पैसा, ये बह गया, ये बेकार गया, वेस्ट हो गया ये सारा पैसा। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट्स को पैसा देते हैं तो हम सब्सिडी नहीं कहते, तब इंसेंटिव फॉर ग्रोथ कहते हैं उसको। सारे खुश हो जाते हैं, साहब ये तो इंसेंटिव है, इंडस्ट्री बढ़ेगी तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ये सब व्यापार बढ़ेगा, तो इंसेंटिव फॉर ग्रोथ उसको कह दिया जाता है। और मेरा तो ये मानना है कि एक्चुअली सारा इकोनॉमिक डिजाइन ये है, जो मैंने आपसे पहले कहा कि बजट का आधा शेयर एग्रीकल्चर को जाना चाहिए, कि हमने एक्चुअली इनकम को नीचे से सक किया है, खींचा है ऊपर ले जाने के लिए। मैं एक उदाहरण आपके सामने दूंगा। एक महिला है गांव में जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, उसको अपनी जिंदगी निर्वाह करनी है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उसने एक बकरी खरीदने की इस बात सोची कि मैं बकरी खरीदूंगी और बकरी खरीद के मैं उससे निर्वाह करूंगी, उसके बच्चे बेचने हो या दूध बेचना हो।
तो बकरी का जो प्राइस है आजकल 7,000 8,000 रुपये में बकरी मिल जाती है। क्योंकि बैंक लोन नहीं देता तो वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास जाती है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो छोटे लोन देता है, अब तो ये छोटे लोन वाले कई बैंक आ चुके हैं, इतना पैसा छोटे लोन से कमाया उन्होंने कि उन्होंने बैंक भी बना दिए हैं। खैर वो छोड़िए, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे बकरी वो खरीदती है, 7,000 लिए 8,000 लिए, वो 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेती है। 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो बकरी उसने खरीदी, और वो साल में जितना मर्जी कोशिश कर ले वो उस चक्कर से, डेट के चक्कर से निकल ही नहीं पाती है, क्योंकि ऊपर 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं, या देश के जो सोचने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि साहब इससे कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। मुझे कभी ये नहीं समझ आया कि अदानी और अंबानी की कैपेसिटी बिल्डिंग 24% से क्यों नहीं होती। ये क्या है, उनके लिए तो आप छोटा इंटरेस्ट देते हैं। अब सुनिए, नैनो की जब फैक्ट्री लगी, नैनो कार की, टाटास की, तो पहले लगी हुई बंगाल में, बंगाल से आपको याद होगा शिफ्ट हुई गुजरात में। गुजरात में शिफ्ट हुई तो सरकार ने वहाँ पर उनको जो ज़मीन दी और बाकी सब जो दिया, ये इन्वेस्टमेंट जो की है, जिसको हम फ्रीबीज एक्चुअली ये हैं जो आपने कॉरपोरेट्स को वो सारी ज़मीन के अलावा रिसोर्सेज दी हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। उसके बाद सरकार ने टाटास को 520 करोड़ रुपए का लोन दिया। देख लीजिए, कंपनी आई थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, देश में अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उल्टा सरकार ने 520 करोड़ का उसमें उनको इन्वेस्टमेंट किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 0.1%। वो बकरी के लिए 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट और नैनो कार के लिए 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरा हर जगह यह कहना है कि अगर वो बकरी वाली महिला को आपने 0.1% छोड़ दीजिए, अगर आपने 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी उसको पैसा दिया होता तो वो साल के अंत में वो नैनो कार चलाती। लेकिन डिजाइन ऐसा है कि आपने उसकी जेब से तो पैसा खींच लिया। एक एग्जांपल नहीं है, आपको ढेरों एग्जांपल ऐसे मिलेंगे अगर आप इसको अध्ययन करना शुरू कर दे आस्ते आस्ते। लेकिन बोला यह जाता है कि साहब वो टाटास को देने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वो जॉब क्रिएट करते। अब इंटरेस्टिंग है कि एग्रीकल्चर में देश की सबसे बड़ी जॉब क्रिएशन एग्रीकल्चर से होती है। 70 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ, उसको हम जॉब क्रिएशन नहीं मानते। वहां से लोगों को निकालकर किसी फैक्ट्री में लगा देना, उसको हम जॉब क्रिएशन मानते हैं। मेरा यह मानना है कि हमारे जो 1991 में 1991 में जब हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, तो उस समय के जो हमारे नीति निर्धारक थे उन्होंने भी एक गलती की थी। उन्होंने गलती ये की, उन्होंने कट एंड पेस्ट किया। ये जो मॉडल आ गया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का, उसको आपने कट एंड पेस्ट किया अमेरिका से, या जो वर्ल्ड बैंक वगैरह ने कहा आपने भारत चर को रीबिल्ड करें। रीबिल्ड करेंगे तो मैंने इससे पहले कहा सबका साथ सबका विकास का वही रास्ता है। और ये देखिए, जो ये हम मानते हैं कि गरीब आदमी गांव से निकलकर शहर में आता है, अब लेटेस्ट जो ILO की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, उसने बताया है कि सन 20, सन 21, सन 22, 3 साल में 56 मिलियन यानी 5 करोड़ 60 लाख लोग गांव वापस चले गए। 5 करोड़ 60 लाख लोग गांव वापस चले गए हैं क्योंकि उनको शहर में आपको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। और वो गांव में गए हैं, उस खेती में गए हैं कि जो कि ऑलरेडी क्राइसिस में है, पर उनको ये लगता है कि कम से कम इस खेती में आपका पेट तो भरेगा, कब भूखे तो नहीं भरना पड़ेगा। अब वो 56 मिलियन इज नॉट ए स्मॉल नंबर। मेरा कहना है कि अगर 56 मिलियन को अगर हम ये एक तरह का टेस्ट केस मान के चलते हैं, तो जो इकोनॉमिक नीतियां गांव से लोगों को निकालकर शहर में ला रही थी, और ये कह के कि भाई खेती में जो सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा वो लोग खेती से निकालकर हम शहर में लाएंगे, तब क्योंकि शहर में सस्ती लेबर की या दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है। और उसको कहा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मैंने हर जगह कहा है कि अगर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है कि लोग फ्लाईओवर के नीचे सोते आके शहरों में, तो मुझे लगता है कि सारे इकोनॉमिक डिजाइन को दोबारा देखना पड़ेगा कि असली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उससे तो आप निकाल के लोगों को शहर में लाए ताकि वो सड़कों में सोए, सड़क या फ्लाईओवर के नीचे सोए। तो ये इकोनॉमिक डिजाइन को चैलेंज नहीं किया। प्रॉब्लम यह है कि जो मैंने इकोनॉमिक्स 101 में पढ़ा, जो आपने इकोनॉमिक्स 101 में पढ़ा है, हम उसी को अपना एक तरह की हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। हम सोचते हैं कि वही हमारे सामने बाइबल है या कोई धार्मिक ग्रंथ है जिसको हमें फॉलो करना है। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे जो यंग बच्चे हैं वो जो पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स से, उससे बाहर निकलिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि आप पिंगलवाड़ा में हो।
पिंगलवाड़ा आपको जो बाहर की शिक्षा, जो रियलिटीज बाहर की देखनी है, वो आपके सामने, आपके घर में वो शिक्षा आपको मिलती है। मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ बीबीजी की बहुत सालों बाद हम देखेंगे कि ये जनरेशन जब आ जाएगी देश की पॉलिसी प्लानिंग में या स्टेट की पॉलिसी प्लानिंग में, तो इनका नज़रिया बदला होगा, क्योंकि वो यहाँ पर आपके पिंगलवाड़ा की फाउंडेशन है। ये बहुत बड़ी बात है, जो अगर आप ऐसी फाउंडेशन की एजुकेशन से हम निकलते हैं तो हमारा देखिए आप किस तरह से देश का बदलाव जो है या उन्नति की तरफ सबका, मैंने कहा सर्वधर्म या सब लोगों के लिए किस तरीके से होना चाहिए। इस सिचुएशन को जब मैं देखता हूं तो मैं अक्सर एक सवाल मुझे होता है, मैंने कई बार पहले भी यहाँ पर भी उसका शायद उसका एनालिसिस किया है या शेयर किया है आपके साथ है। मुझे एक बात अक्सर लोग पूछते हैं तो दुख भी होता है, लोग ये पूछते हैं कि साहब आपकी बात तो हम समझ गए, लेकिन मैं तो अकेला हूं या मैं अकेली हूं, तो मेरे कहने से क्या होगा। ये सवाल अक्सर मुझे दुनिया भर में सुनना पड़ता है। और लोग जब ये बोलते हैं कि मैं अकेला हूं और अकेली हूं और मेरे कहने से क्या होगा, तो मुझे लगता है कि समाज में इतना हमें व्यतीत कर दिया है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपकी बात जो है कहीं जाएगी नहीं। लेकिन मैंने कहा अब वो समाज बदल गया है जो पहले एक टाइम पर होता था, जिसको शायद हम डरते थे उस समय कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, बड़े बड़े मीडिया है, यही बात करेंगे तब जाके होगा। लेकिन अब नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपके हाथ में आज मोबाइल आपके हाथ में है, मीडिया आपके हाथ में है, और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसलिए मैं बीबीजी की बहुत दाद देता हूं कि इन्होंने देखिए अपनी कंट्रीब्यूशन देखिए। इन्होंने कहा कि लिखा आप लोगों ने है, जो कि मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि और भी समाज को वो जाना चाहिए। इन्होंने अपने तौर पर वो सेवा के एक सोच से इन्होंने छोटी छोटी जो किताबें निकाली हैं, वो इसलिए है कि आप लोग और पढ़े उस बात को, ये जो विचार है वो आगे जाए। ये भी तो एक सेवा है। और मैं तो मुझे मौका तो जब भी मिलता है तो मैं इनके पांव हाथ इसलिए लगाता हूँ कि इतना बड़ा जो धर्मात्मा हम कहते हैं वो ये होते हैं, इस तरीके से होते हैं हमारे सामने। वो हमें सीखना है कि हम किसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मैंने इनसे बहुत बड़ा एक मैसेज लिया है। लेकिन जो बात मैं आपसे कर रहा था उसको हम समझें, वो ये है कि जब आप बोलते हैं कि साहब मैं अकेला हूँ और अकेली हूँ, तो मेरे करने से क्या होगा। तो मुझे याद है कि सर मैं एक अफ्रीका में एक भाषण दे रहा था सर, एंड आई वाज स्पीकिंग इन अफ्रीका, एंड व्हेन आई हैड स्पोकन वन लेडी गॉट अप एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। शी सेड, सर आई एम a single woman, what can I do when I understand what you mean, but what will happen even if I do something and so on, and so what is your suggestion। सवाल बड़ा कठिन था मेरे लिए, ये बोलना कि भाई मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ और मेरे करने से क्या होगा। सवाल तो कठिन था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक और महिला खड़ी हो गई। उसने कहा सर इसका जवाब मैं दूंगी। मेरे को थोड़ा सांस भी आया, तो उसने कहा मैं जवाब दूंगी। उसने क्या कहा, अफ्रीका में एक कहावत है, अफ्रीका में एक कहावत है कि जब भी आप सोचें कि आप अकेले हैं और आपका कुछ नहीं हो सकता या आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप प्रयास करिए कि रात को जब आप जिस कमरे में सोएं उस कमरे में एक मच्छर रह जाए। कहावत यह कहती है कि एक मच्छर जो है वो रात को आपका जीना हराम कर देता है। तो क्या आप मच्छर से नहीं गए गुजरे हैं? यह कहावत जब मैंने सुनी तो मुझे भी उसमें ताकत मिली, एक जवाब मिला कि यह सच्ची बात है कि हम मच्छर से गए गुजरे तो नहीं है। लेकिन अगर आप ये सब सोचें कि भाई मैं अकेला हूं और अकेली हूं या मेरे पास मुझे लगता है कोई आसपास नहीं है, आपके पास इतनी ताकत है। अगर मच्छर के पास ताकत है तो आपके पास भी ताकत है कि आप उस बात को या उस सोच को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये आपके समक्ष मेरा ये छोटा सा एक सुझाव है कि कभी मत डरिए, कभी मत ये सोचिए कि मैं अकेला हूं, अकेली हूं। आजकल तो आप ट्वीट ही कर देते हैं तो पता नहीं कौन सा प्रधानमंत्री उसको देख रहा होता है या पढ़ रहा होता है। तो आप करिए तो सही कुछ। आप करेंगे नहीं और फिर आप फेसबुक पे फोटो छापेंगे कि मेरा बर्थडे पार्टी थी, मेरी आज साड़ी नहीं आ गई है, या मेरे हस्बैंड की आज देखो सूट कितना अच्छा आ गया है, तब तो अलग बात है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसी फेसबुक में ये सारी बातें शेयर करेंगे तो बिलीव मी बहुत पढ़ने वाले होते हैं और आपकी बात कहाँ जाती है आपको पता ही नहीं चलता है। तो अब तो आपके हाथ में है, तो इस बात को आप आपके हाथ में जो एक मीडिया है उसका उपयोग करना सीखिए। यह रोजाना जो व्हाट्सअप करते हो आप लोग, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, उसको छोड़ के जरा काम की बात करिए। कभी जरा आप अभिजीत पाठक जी के लेख भी जरा उसमें शेयर करिए। मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप अभिजीत पाठक जैसे लेखक जो हैं इतने आपको
चिंतक हैं सोसाइटी के, उनके लेख को भी शेयर करिए। चलिए मैंने मान लिया कि उसको 1 लाख लोगों ने नहीं शेयर किया, हाँ जी ये मेरा लेख भी है, उसको आपने कहा कि 50,000 लोगों ने शेयर नहीं किया, वो जो 10 लोग भी होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उस तक रीच आउट तो करिए। वो तभी हो सकता है कि आप अगर ठान लें कि साहब मैं अब आगे से ये व्हाट्सअप जो फॉरवर्ड आप रोजाना हमें ज्ञान देते हैं वो हम नहीं करेंगे, हम ये ज्ञान को आगे फॉरवर्ड करेंगे। और ये मत सोचिए कि ये ज्ञान मैंने किया इससे क्या हुआ जी, 4 लोगों ने पढ़ा, हो सकता है वही 4 लोग हों जो सोसाइटी में आगे उसको लेके जाने वाले हों। तो आप घबराइए नहीं, आपका काम यही होना चाहिए कि आप उसको शेयर करो। तो ये जो यंगर जनरेशन यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इन सबको ये सोचना है कि बेटा ये जरूरी नहीं कि शाहरुख खान बोले तभी आपको समझ आ रहे, अभिजीत पाठक जी बोलते हैं तब भी आपको समझ आना चाहिए। आप देखिए कि क्या इन्होंने बोला है, क्या इन्होंने लिखा, कैसे इसका हम सबके साथ वो रिलेट करते हैं। और वही एक रास्ता है, 1 + 1 becomes 11। मेरा सजेशन यही है कि आप इस चीज को एक जिम्मेवारी अगर आप ले लेते हैं तो ये बात जो है कहते हैं ना बहुत दूर तक जाएगी, तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। और आज जैसा कि टीवी जी ने कहा कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म ये सोचा है कि कुछ लोगों को बुला के कम से कम हम इस बात पे चिंतन या मंथन करें। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम सबको एक रीथिंकिंग करने के लिए, और रीथिंकिंग सिर्फ एक छोटे से उसमें कोने में नहीं है, ये हम ब्रॉडली जो सोच है दुनिया की डेवलपमेंट की या इकोनॉमिक्स की या ग्रोथ की, उस सब के ऊपर अगर हम बात करें और फिर समझें कि हमारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने कहा सर WTO, हालांकि WTO अपने आप में एक बहुत अलग विषय है, लेकिन मैं सिर्फ उसमें एक बात अगर आपकी बात में ऐड कर दूं ताकि समझ आ जाए हमें क्या। WTO की नीतियां इस तरीके से बनाई गई थी कि वो कुछ कॉरपोरेट्स को ही उसका फायदा होता था। ये हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी इसके ऊपर, लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए, आप घबराए नहीं, आप उसके समक्ष लड़ते रहे, उस बात को चैलेंज करते रहे। सबसे बड़ी ताकत मेरा मानना है कि WTO में है, उसमें सरकारें भी हैं, उसमें कंपनियां भी हैं। लेकिन सिविल सोसाइटी का रोल देखिए कि जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, जो WTO में एक एग्रीमेंट है, कई सारे एग्रीमेंट हैं, उसमें एग्रीकल्चर का जो एग्रीमेंट है वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोगों ने ये ठान लिया कि ये गलत हो रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो कुछ लोग अगर WTO की इतनी बड़ी ताकत को भी रोक सकते हैं, बड़ी ताकत है जो आप सिर्फ WTO की नहीं, सारी इकोनॉमिक सोच को आप बदलने की प्रयास कर सकते हैं या बदल सकते हैं। और अंत में मैं आपके सामने एक ही बात फिर दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में जो जिस बात की आज हम चिंता कर रहे हैं वो और भी कठिन होती जाएगी, या और भी संकीर्ण होती जाएगी, या वो और कंसंट्रेटेड होती जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तो हम लड़ रहे हैं कि किसान मर रहा है, एक टाइम आने वाला है और दूर नहीं है कि किसान ही नहीं होगा, किसान रहेगा ही। आज दुनिया भर में ये प्रयास हो रहे हैं कि किसानों को खत्म किया जाए, एक, और दूसरा ये हो रहा है कि अब किसान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक को क्या बोलेंगे हिंदी में, आर्टिफिशियल तो इंग्लिश ही हो गई, सिंथेटिक फूड, सॉरी सर, बनावटी जो खाद्यान्न पैदा हो रहे हैं अब। और आपके समक्ष ये बात मैं रख दूं कि आप ये सोचेंगे कि ये तो बहुत दूर की बात है, ऐसा नहीं है। आज दुनिया का सबसे बड़ा जो एक प्लांट लग गया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर ही है, और उस प्लांट में फिनलैंड में लग गया है वो प्लांट, उसके अंदर 500 मील साल की, यानी 500 मिलियन मील से साल की उसमें पैदा होंगी या मैन्युफैक्चर होंगी। मैंने मैन्युफैक्चरिंग का शब्द इससे इस्तेमाल किया। वो कंपनी कहती है कि हम फूड नहीं पैदा करते, हम जमीन पैदा करते। जब हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है, हम लेबॉर्ट्री में खाना बनाएंगे तो हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। किसान की जो डिस्ट्रेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी जब किसान ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ज़मीन है वो हम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीन तो खेती के नीचे है। जब हमें रिलीज़ कर देंगे खेती से तो दुनिया में ज़मीन बढ़ जाएगी। तो वो कहते हैं कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लैंड। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो क्या करते हैं, हवा से उसके न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेते हैं, उसको बैक्टीरियाज के साथ क्रॉस करते हैं, और फिर आपके लिए वो प्रोटीन से वो खाना बनाते हैं, और वो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और वो जो फिनलैंड में शुरू हुआ है इन 247
प्लेसेस इन द वर्ल्ड आज फैक्ट्री सेटअप हो गई, और इसलिए वो कह रहे हैं कि किसानों की जरूरत नहीं है। अब 5, 10, 15 आप डरते रहिए, डिनाई भी करते रहिए कि नहीं साहब ये तो किसान तो रहेंगे सदियों में रहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अब जिस गति पे हम चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो शायद हो सकता है जब 15 साल के बाद अगर मुझे मौका मिला यहाँ पर आने के लिए पिंगलवाड़ा में, तब हम बात करेंगे वो कहाँ चले गए वो किसान, तब हम उस समय शायद ये कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्योंकि आज यूरोप में हॉलैंड हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज हो, सब में आज ये खेती से लोगों को बेदखल किया जा रहा है। वैसे कम किसान थे, अब उनको जबरन खेती से निकाला जा रहा है। तो जो किसान वहाँ निकाले, जो प्रोसेस शुरू हो गया है, वो हमारे पास भी आएगा, और हमारे पास भी आएगा, हम भी अपने खेती में से लोगों को उसी तरीके से बेदखल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डर नहीं है। एक था ना स्लोगन, नो फार्मर नो फूड। अब नहीं, नो फार्मर नो फूड में तो हमें एक इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन जब फार्मर ही नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि फूड नहीं होगा। फूड आपके पास होगा, और जब वो फूड बनेगा, मुझे नहीं पता कितने लोग, जैसे हम कहते हैं कि नहीं हम तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक किसी फिल्म एक्ट्रेस ने कह दिया इतना अच्छा फूड है, मुझे तो बड़ा मजा आ गया, आप सब खाना शुरू कर देंगे। ये हमारी दुर्भाग्य है इस देश का कि किसी क्रिकेटर ने कह दिया, किसी फिल्म स्टार ने कह दिया कि ये तो इतना अच्छा फूड है। और हमारे देश में भी जो स्टार्टअप्स हैं, आप जो पोस्टर देखते हैं ना, जो मोदी साहब के स्टार्टअप्स की वो ऐड देखते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं, जो आर्टिफिशियल फूड बनाने की प्रयास में लगे हुए हैं, वो भारत में है। वो भारत में है, और वो काम जो है आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद एक बड़ी कंपनी आएगी, वो उसको टेक ओवर कर लेगी, और वो टेक्नोलॉजी के साथ ही वो वहाँ पर चला जाएगा। कहने का मतलब है कि आप ये मत सोचिए कि बहुत दूर है, ये आपके पड़ोस में है, और ये जो पड़ोस में प्रोसेस आ रही है, इसके ऊपर भी हमें लोगों को सचेत करना है, समझना है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपको वो खतरा भी समझ नहीं आता। आज बिफोर आई एंड सर, सबसे बड़ी खेती आज दुनिया में जो हो रही है, वो कीड़ों की हो रही है। सबसे बड़ी खेती आज दुनिया में कीड़ों की हो रही है। कीड़े किसी को पसंद नहीं है, लेकिन कीड़ों की इतनी मैसिव बड़ी बड़ी यूनिट्स लग गई हैं, जिसमें करोड़ों के कीड़े पैदा किए जाते हैं, और वो कीड़े पैदा करके, हर कीड़े में जैसे कि इंसान में होता है प्रोटीन होता है। अब सारी जो डिमांड है या सारी सोच है वो प्रोटीन के ऊपर आ गई है। तो अब उसमें से कीड़ों से प्रोटीन निकाला जा रहा है, वो प्रोटीन ही आपको पदार्थ बना के पेश किया जा रहा है। और भारत में भी पहली चॉकलेट आज आ गई है जिसके अंदर इंसेक्ट का प्रोटीन है। तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ये पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम अगर इस बात पे सचेत नहीं है, तो आपका फूड जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जमीन आपके पैर के नीचे से कहाँ से खिसक गई है। तो ये हम सबकी ड्यूटी है, कलेक्टिव ड्यूटी है कि हम समझें इन आने वाले खतरों को, और ये भी सोचें कि आने वाले समय में जब किसान की जरूरत नहीं होगी तब किसान क्या करेगा। आई थिंक वो जो रोमांस है आज खेती का, वो हम खत्म ना होने दें। ये चैलेंज है हमारे सामने, और यही हम अपने आज के जो मेन स्पीकर साहब हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब एजुकेशन में ये भी एक बदलाव, आई एम श्योर एट सम स्टेज और द अदर सर यू वुड थिंक लाइक, इस पे भी फोकस किया जाए कि वेयर इज दिस न्यू movement heading towards and going in what direction. So we are at that cusp in society, or at that time in the present generation, कि हमें उस सब चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म दिया है बीबी जी ने हम सबको, इसका हम आदर सत्कार करते हैं और आपसे कमिट करते हैं बीबी जी कि हम इस बात को, जैसा आप कहेंगे, या आपके साथ बैठ के हम इस बात को आगे लेके चलते रहे। जितना मंथन हो, चिंतन हो, उसी से कुछ ना कुछ निकलता है। हम जानते हैं कि वो जो नीलकंठ का जो उन्होंने जहर लिया था, वो भी उसी एक चंद मंथन और चंद चिंतन से हुआ था। तो वो हमें भी करना पड़ेगा, चाहे हमें जहर ही लेना पड़े अपनी बॉडी में, बट आई थिंक वी विल हैव टू टेक ऑन दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आज फिर आपको अभिजीत पाठक जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप यहाँ पर आए और आपने आज ये इनका तोहफा भी कबूल किया पिंगलवाड़ा का, एंड आई थिंक that's something that each one of us have to feel proud of, sir. और साथ ही आई एम श्योर यू विल join me in complimenting Pingalwada for the immense role they have played. And I think we will have to, as she said herself, that we will have to be the voice of those voiceless, talking about this great initiative, जो
भगत पूरन सिंह जी ने और बीवी जी ने हम सबको ये रास्ता दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।